जब भी बिहार का नाम आता है तो दिमाग में दो तरह की तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ आईएएस टॉपर्स की भूमि और दूसरी तरफ गरीबी और पिछड़ेपन का एक प्रतीक। ये दोनों ही तस्वीरें एक ही राज्य की कहानी का हिस्सा हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो धरती जो कभी भारतीय सभ्यता का केंद्र थी, वो आज देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक क्यों है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, प्राचीन भारत से। उस वक्त बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का पावर सेंटर था। ये शक्तिशाली मगध साम्राज्य का गढ़ था। जरा सोचिए, 100-200 साल नहीं बल्कि करीब 1200 सालों तक मगध ने इस क्षेत्र पर राज किया। यहीं से मौर्य और गुप्त जैसे महान राजवंश निकले, जिन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। और बात सिर्फ ताकत की नहीं थी, ज्ञान की भी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत था नालंदा विश्वविद्यालय, एक ऐसा ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग जहां दुनिया भर से 10,000 छात्र पढ़ने आते थे। भारत का जो गोल्डन एज था ना, जिसे हम गुप्त काल कहते हैं, उसका दिल भी बिहार ही था। दशमलव प्रणाली, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और मेटलर्जी की वो शानदार समझ, जिसका सबूत आज भी दिल्ली का लौह स्तंभ देता है, ये सब इसी धरती की देन है। तो फिर इतना शानदार इतिहास, इतनी समृद्धि, ये सब आखिर गया कहाँ? कहानी में मोड़ आता है दो बड़े झटकों से। पहला विदेशी आक्रमण और दूसरा औपनिवेशिक शोषण। 12वीं सदी के आखिर में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा को तहस-नहस कर दिया। कहते हैं कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, ये सिर्फ एक इमारत का खात्मा नहीं था, ये एक पूरे युग का, एक बौद्धिक परंपरा का अंत था। इसके बाद आए अंग्रेज। उन्होंने मुगलों के जमींदारी सिस्टम को तो लिया, लेकिन उसका रूप पूरी तरह बदल दिया, उसे और ज्यादा क्रूर बना दिया। मुगलों के दौर में फिर भी किसानों के लिए कुछ सुरक्षा थी, पर ब्रिटिश राज का मकसद सिर्फ और सिर्फ लगान वसूलना था। ये शोषण कितना भयानक था। 1793 के स्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों की फसल का 89% हिस्सा, जी हाँ 89% टैक्स में चला जाता था। इस एक नीति ने किसानों को पीढ़ियों तक के लिए कर्ज और गरीबी के जाल में फंसा दिया। आज़ादी मिली तो लगा कि शायद अब सब ठीक होगा, लेकिन आज़ादी के बाद की एक सरकारी पॉलिसी ने बिहार के इंडस्ट्रियल फ्यूचर पर सबसे बड़ी चोट की। इस पॉलिसी का नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा था। सरकार ने कहा कि बिहार जैसे राज्यों से कोयला, लोहा जैसा कच्चा माल देश के किसी भी कोने में ले जाओ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक जैसा लगेगा, क्योंकि सरकार सब्सिडी देगी। इससे बिहार का जो सबसे बड़ा नेचुरल एडवांटेज था, वो खत्म हो गया। तो इसका असर क्या हुआ? असर सीधा था। कंपनियों ने सोचा, जब कच्चा माल बिहार से लाने का खर्चा उतना ही है, तो हम फैक्ट्री बिहार में क्यों लगाएं? उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां महाराष्ट्र और गुजरात जैसे तटीय राज्यों में लगाईं, जहां से एक्सपोर्ट करना आसान था। नतीजा, बिहार सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाला राज्य बन गया और औद्योगिक विकास की रेस में बहुत पीछे रह गया। बाहर से तो झटके लग ही रहे थे, पर बिहार की अंदरूनी राजनीति ने भी इस संकट को और गहरा करने का काम किया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1960 से 1990 तक, यानी सिर्फ 30 साल में बिहार ने 25 मुख्यमंत्री बदले। 25! इतनी राजनीतिक अस्थिरता में कोई भी राज्य तरक्की की लंबी योजना कैसे बना सकता है? और इसी अस्थिरता और मुश्किल भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों का नतीजा ये हुआ कि बिहार में बिजनेस करना, निवेश लाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बिहार 26वें नंबर पर है, जबकि गुजरात जैसे राज्य टॉप पर बने हुए हैं। और मानो इतना काफी नहीं था कि साल 2000 में एक और बड़ा झटका लगा, झारखंड का अलग होना। इस बंटवारे के साथ ही बिहार के लगभग सारे खनिज भंडार और बड़े औद्योगिक इलाके झारखंड में चले गए। बिहार के पास रह गई खेती और एक बड़ी आबादी। तो इन सारे ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक वजहों का मिला-जुला असर आज बिहार की जमीनी हकीकत में हमें साफ-साफ दिखता है। ये असंतुलन देखिए कितना बड़ा है। पूरे देश की 9% आबादी बिहार में है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में बिहार का हिस्सा 3% से भी कम है। आज हालत ये है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। साक्षरता दर वो भी सबसे नीचे।
आलम यह है कि हर दूसरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य काम के लिए बाहर गया हुआ है, और जो राज्य कभी देश की 40% चीनी पैदा करता था, आज उसका हिस्सा सिर्फ 2% रह गया है। और